जय भीम, नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। कल 10 तारीख थी और 10 तारीख में उत्तर प्रदेश के चुनावी जो नतीजे आए हैं। बहुत सारे लोगों में मायूसी है और कल से हज़ारों की संख्या में लोगों के फ़ोन देश भर से आए। अ, बात करने की स्थिति नहीं थी, मन भी नहीं था। आज सुबह बहन जी की 10 बजे पीसी थी। उन्होंने सारे लोगों को जो चुनाव में थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ा रहे थे, पार्टी के तमाम छोटे-बड़े पदाधिकारियों की हिम्मत और हौसला बढ़ाने का उन्होंने काम किया एक गार्जियंस की तरीके से। मैं ख़ास तौर से एक बात यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा क्योंकि तमाम लोगों से फ़ोन पर बहुत सारी बात नहीं हो सकती हैं। मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो जब आप लोगों के बीच में जाएगा तो जो बात आप मुझसे फ़ोन के ज़रिए पूछना चाहते हो, वो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं तमाम बहुजन मीडिया का धन्यवाद देता हूँ कि कठिन और विपरीत परिस्थितियों में बहुजन मीडिया के लगभग 60 यूट्यूबर ने बसपा के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की, बहन जी की रैलियाँ कवर करी और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उन्होंने बिना लालच के कोई भी पार्टी की तरफ से कोई भी फाइनेंस उनके लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, कोई सुविधाएँ उनके लिए उपलब्ध नहीं कराई गईं। जो वादे किए गए थे हालाँकि वो भी पार्टी की तरफ से पूरे नहीं किए गए और बाद में मना कर दिया गया कि नहीं हम कुछ नहीं दे सकते, जिनकी इच्छा वो काम करें। लेकिन फिर भी 60 से ज़्यादा यूट्यूबर बसपा के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करते रहे। हमारे कई पत्रकार साथी बीमार हो गए। अपने जिन जिलों में उनको भेजा गया जैसे संतोष अम्बेश जो है वो आजमगढ़ कवर कर रहे थे तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। रोशनी की रिपोर्टिंग जो लड़की रोशनी है वो काम कर रही थी। हमारे गजेंद्र भाई, तेजेंद्र जी और ओमदेव जी, मतलब मैं किन-किन के नाम लूँ मैं, 60 यूट्यूबर्स, मनोज अंतानी खास तौर से 2.5 महीने से घर से बाहर हैं। तमाम छोटे-बड़े हमारे वो तमाम साथी बबीता गौतम हैं और बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पूजा बहुजन टीवी की पूजा हैं। तमाम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बिना लालच के काम किया। तो तमाम बहुजन मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लग गए, तो शायद हम ये 12 साढ़े 12% वोट जो है रोकने में कामयाब हो पाए। अगर आप लोग नहीं लगे होते, तो शायद ये वोट भी घट कर के 5 या 6 या 7 या 8% पर रह सकता था। तो बहुजन मीडिया की एक बड़ी अपनी ताकत रही है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस प्रकार से बसपा को गेम से बाहर ही कर दिया था पहले दिन से। वो कह रहे थे कि नहीं लड़ाई सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच है, बसपा गेम में है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई और परिणाम जो भी हुए ये राजनीति में सब कुछ चलता है। एक समय इस देश के अंदर नारा लगता था इंडिया जिंद्रा इंदिरा इज इंडिया और आज आप देखिए कि वही जो कांग्रेस है विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हमें समझना चाहिए और मैं आदरणीय बहन जी ने आज जो बात कही है और तमाम बड़े पार्टी के पदाधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा हों चाहे और लोग हों, मैं तमाम लोगों से बस यही, हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते, जिस प्रकार से हम लोग ग्राउंड में घूम रहे थे और हम देख रहे थे, हमें खुद को ये उम्मीद थी कि 15 से 20 सीट आएँगी। लोग हमसे पूछते थे कितनी सीट आएँगी? तो ये लग रहा था कि बसपा के साथ जो है वो मुसलमान एक तरफ़ा सपा के साथ जा रहा था। वो अगर मुस्लिम प्रत्याशी था तब भी वोट नहीं कर रहा था। क्योंकि ये खबर चला दी गई थी कि बीजेपी की बी टीम जो है वो बसपा है और बहन जी बोल नहीं रही है, बहन जी ये, बहन जी बहुत सारी बातें बसपा के खिलाफ जो है वो चल रही थी। तो मोस्ट बैकवर्ड वोट जो हमेशा से बसपा को मिलता था, चाहे मौर्य है, कुशवाहा है, शाक्य है, पटेल है, ये जो मोस्ट बैकवर्ड वोट जो 12-13% बसपा को मिलता था, ये वोट तमाम जो है शिफ्ट हो गया सपा में। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और आप तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, वो ये है कि जो हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ खास तौर से, चाहे बहुत सारे संगठन, मैं एक नाम लूँगा तो किसी को साथ बुरा भी लग जाए। बहुत सारे संगठन ऐसे थे जो गाँव-गाँव जाकर के कैडर करते थे। बहुत सारे लोग आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे मिल जाएँगे जो 1000 गाँव घूमे, कोई 200 गाँव घूमे, कोई 500 गाँव में जाकर के कैडर करते हैं। तो वो जो कैडर करते थे उसका जो जो लोगों को वो तैयार करते थे, उसका जो वो वोट में जो कन्वर्ट होता था वो बसपा के लिए जो है वो एक तरीके से जाता था। लेकिन इस बार वो जो संगठन थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से एक बड़ा तबका ऐसा तैयार हो गया था, उन्होंने कहा कि मायावती जो है वो नहीं आ रही है, तो जाटव समाज में, दलित समाज में भी वो एक तबका तैयार हो गया था, जो ये कह रहा था कि मायावती नहीं आ रही है और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को आप वोट कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा तबका था जो इस प्रकार से जिन्होंने जाटव समाज का जो वोट है, वो भी कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करने में कोशिश की है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ 2-3 सीटों का ज़िक्र कर सकता हूँ। बुलंदशहर सदर की सीट है, बुलंदशहर सदर पे लगभग 1 लाख जाटव वोट है, लेकिन प्रत्याशी को मात्र 20,000 वोट मिला है। इसका मतलब बाकी वोट कहाँ चला गया? अब आप समझ सकते हैं कि जाटव अगर 60% पोलिंग हुआ तो 60,000 तो जाटव वोट पड़ा है और जब 60,000 वोट पड़ा और प्रत्याशी को 22-23,000 वोट मिला है, तो 35,000 जाटव वोट कहाँ चला गया? 35,000 जाटव वोट शिफ्ट कर गया
सपा में, बीजेपी को रोको, सपा को। उनको ये लग गया कि बसपा जो है वो फाइट में नहीं है और इसलिए वो शिफ्ट कर गया सपा में, समाजवादी पार्टी के साथ में। और कहीं न कहीं जो थोड़ी-सी राजनीतिक समझ रखता है, जैसे 2019 में सपा का और बसपा का गठबंधन हुआ और बाद में बसपा की 10 सीट आ गई, सपा की 5 रह गई, आरएलडी का खाता नहीं खुल पाया और उधर दूसरी तरफ बसपा ने फिर गठबंधन जो है वो तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद में तो एक ये भी खबर चलाई गई कि बहन जी बेवफ़ा है, बहन जी ने दगाबाजी कर दी, बहन जी ने धोखा दिया है सपा को और बहन जी नहीं चाहती कि बीजेपी को रोका जाए। अगर बहन जी चाहती तो सपा, बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन था इसमें विधानसभा में बना रहना चाहिए था। खैर राजनीति की अपनी मजबूरी है, बहन जी ने क्या सोच समझ करके गठबंधन तोड़ा था, क्या मन मस्तिष्क में उनके में सवाल थे, क्या विचार थे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों में ही था और जो पहले बसपाई थे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारा हमारा नेता जो, उन्होंने कहीं न कहीं नेता के रूप में अखिलेश यादव को स्वीकार कर लिया। तो हमारा जो 12% वोट जो है, जो हम 12.8 पे आकर के रुक गए, यानी पिछली बार हम 22.8 पे थे। तो 10% वोट जो हमारा गया है, वो खास तौर से शेड्यूल कास्ट का वोट जो है, एक तो नॉन जाटव नॉन चमार वोट जो है वो तो टोटल चला गया। उसके बाद में जो जाटव समाज का भी वोट गया है, वो भी चला गया, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने जो पहले अखिलेश यादव को दुश्मन मानते थे और समाजवादी पार्टी को दुश्मन मानते थे, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन होने के बाद में वो दुश्मनी खत्म हो गई थी और उसके बाद में फिर एक ऐसा तबका तैयार हो गया समाज के अंदर जो ये कह रहा था कि नहीं, अखिलेश को वोट दो। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैं नाम बहुत सारे बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि हम लोग सिर्फ चमार जाटव का वोट जो है वो भी नहीं बचा पाए। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रहा कि जो कैडराइज लोग हैं, जो ज़्यादा अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग हैं, जो काशीराम साहब के समय के लोग हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से पार्टी गड्ढे में जा रही है, मिश्रा की वजह से। मैं किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा परिवार ईमानदारी के साथ में लगा रहा, उनकी पत्नी लगी रही, उनकी बेटियां लगी रही, वो खुद लगे रहे और तमाम पूरा ब्राह्मणों ने वोट दिया नहीं दिया ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम किया और गली गाँव का जो मतलब मंडलों पर जाकर के रैली की, जिलों पर जाकर के उन्होंने रैली की। वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि हमने 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिए। हमारे पास में 3 मुस्लिम नेता हैं, नौशाद अली, मुनकाद अली और शमसुद्दीन रैन। इन 3 मुस्लिम नेताओं ने एक जनसभा भी मुसलमानों में जाकर के नहीं की। हमने टिकट तो दे दिए, लेकिन वोट माँगने के लिए हम लोग उनके बीच में नहीं गए। हमने जिस प्रकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बसपा में होते थे, हमने देखा था कि वो मुसलमानों की कॉलोनियों में जाकर के मुसलमानों को कैडर देते थे, समझाते थे, मुसलमानों के गाँव में जाते थे। मुझे एक वाकया याद है कि जब अनूपसर विधानसभा में गाँव पड़ता सांखनी और वहाँ 2 गुट बन गए और 2 गुटों में एक गुट ऐसा था जो सपा को वोट देने के लिए कह रहा था और एक गुट ऐसा था जो बसपा को वोट देने के लिए कह रहा था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वहाँ गए, रात में उन्होंने एक नुक्कड़ सभा की, सारे मुसलमानों को समझाया, फिर बसपा के लिए उन्होंने वोट डलवाया। तो क्या हमारे पास में जो मुस्लिम नेता, जो मुस्लिम चेहरा है, वो ना तो पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं, ना ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? पश्चिम में शमसुद्दीन राइन जिस प्रकार से उनको लगाया गया यहाँ पर झांसी से ला करके और उनका जिस प्रकार से एक वीडियो जो वायरल हुआ 300 करोड़ में 50 सीटें डील करने का, हम उस पर भी सफाई नहीं दे पाए। मुस्लिम आखिर बसपा पे भरोसा करे क्यों? क्या कारण है जो मुस्लिम बसपा को वोट दे? आज बहन जी ने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, तो मेरा यही सवाल है कि मुसलमान आखिर बसपा को वोट दे क्यों? क्यों वो क्या सोच करके मुसलमान उसको वोट दे? उसको कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अब फिर ऐसे में शमसुद्दीन रैन का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मतलब उस पे सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, बहन जी ने आज बड़ी हिम्मत के साथ में बहुत उदास थी और उन्होंने अपना एएनआई को जो वाइट दी है, उसके बाद में जिस प्रकार से अब नई चीज़ें बहन जी ने कहा है कि हम लोग सुधार करेंगे और हम लोग जो है वो कुछ हमसे गलतियाँ जो हुई हैं हम उनमें सुधार करेंगे। तो अब खोने को कुछ बचा नहीं है। हम एक सीट पे आकर के खड़े हो गए हैं और ये सीट भी उमा शंकर सिंह जो जीते हैं, शायद उनकी अपनी एक बहुत अच्छी पकड़ है उस सीट पर और पार्टी का भी वोट मिला और हम मात्र 14 सीट पर दूसरे नंबर पर हैं। यानी अगर हम टोटल गए तो 15 सीट की हमारी लड़ाई है, जबकि पिछली बार हम 119 सीट पर 120 सीट पर सेकंड पोजीशन पर थे और 20 सीट लगभग हम जीते, तो 140 सीट की हमारी लड़ाई थी और हम 140 से घट करके उन 14 और एक 15 सीट पर आकर के हम लोग सिमट गए। तो मंथन का विषय है, बहन जी ने जो बातें आज कही हैं, पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी जो है वो एसी महलों से बाहर निकलें, ग्राउंड लेवल पर काम करें, सोशल मीडिया पर काम करें, सोशल मीडिया को समझें, तो मीडिया की ताकत को समझें, अपना मीडिया खड़ा करें
और ये जितने लोग बसपा के लिए काम कर रहे थे, चाहे जयप्रकाश सिंह काम कर रहे थे, चाहे और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, सीमा कुशवाहा लास्ट में आई, सुरजीत सम्राट जी लास्ट में आए और सारे लोग एक-एक साथ इकट्ठा होकर के लगे, तो तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के लगने की ज़रूरत है। नई कार्यकारिणी बनेगी, युवाओं को ज़िम्मेदारी दी दी जाए, यूथ विंग बना सकते हैं, महिला विंग बना सकते हैं, हम लोगों को सेट कर सकते हैं। तो बहन जी को और बसपा के तमाम बड़े नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि अब नए ज़माने की राजनीति में नए तरीके से चलना पड़ेगा। तो बस यही बात मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। तो बस मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ इजाज़त और मुझे दीजिए इजाज़त। हिम्मत बनाए रखिए। ये फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, एक दिन में खत्म नहीं होता है और एक दिन में मरता नहीं है। इसको ज़िंदा रखिए, मूवमेंट ज़िंदा रहेगा, तो राजनीति ज़िंदा रहेगी। धन्यवाद।